नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो लगातार देश में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अब 6000 से ऊपर के मामले आ गए हैं और दिल्ली और खासकर महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वजह हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज हैं। इसके अलावा केरल और हिमाचल प्रदेश से भी कुछ मामले सामने निकल के आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लगातार टीमें जांच कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6155 नए केस दर्ज किए गए हैं। अब आपको पॉजिटिविटी रेट बताता हूं। डेली पॉजिटिविटी दर बढ़कर करीब 6.25% हो गई है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कोविड की रफ्तार? ये चौथी लहर की आहट है क्या मास्क लगाने से बात बन जाएगी? ऐसे तमाम सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। हम अपने पैनल को भी अपने साथ कनेक्ट करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले जिनका मैं पहले आपको जिक्र कर देता हूँ और साथ ही मेरे रिपोर्टर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको थोड़ी और डिटेल देंगे और 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल का मतलब क्या है इसके बारे में भी जानकारी वो देंगे हमको। मेरे साथ पहले तो गौतम बंसाली जुड़ेंगे, डॉक्टर गौतम बंसाली, उनसे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अनिमेश आर्य भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत करके थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि कोविड के केसेस जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं ये अलार्मिंग है या फिर अभी थोड़ा हमको संभल कर चलने से काम बन जाएगा। और मेरे साथ मेरे रिपोर्टर भी जुड़ रहे हैं समीर, उनसे भी जरा हम आइडिया ले लेते हैं। पहले समीर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार जरा मेरे को केसेस की संख्या बता दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस समय सरकार जो 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल कर रही है, ये मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है? इसमें क्या चीज़ जांची और क्या परखी जाती है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से कोविड ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, इससे सरकार चिंतित है। लगातार जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6155 मामले सामने आए हैं। इससे सरकार को ये समझ में आया है कि जो संक्रमण दर फैलने का खतरा है वो ज़्यादा है। हालांकि राहत की बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन की दर उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि जो कोविड संक्रमित है उनको हॉस्पिटल का रुख करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंकड़े कोविड संक्रमितों का लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि स्थिति को देखते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ में कोविड समीक्षा बैठक करी। उस बैठक में बड़ी बातें जो निकल के आई वो यही कि जिन राज्यों में संक्रमण दर तेज है, मसलन दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, वहाँ पर वो मॉक ड्रिल जो 10 और 11 अप्रैल को होगी उसके पहले ही 8-9 अप्रैल को वो अपने अपने राज्यों में हेल्थ प्रिपेयर्डनेस जांचे। उसके लिए जिलाधिकारी और जो राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको अपने साथ में रखें और फिर 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें मॉक ड्रिल करने की बात कही गई है। मॉक ड्रिल के जरिए सरकार ये देखेगी और ये तैयारी का पूरा जायजा लेगी कि जो हॉस्पिटल है वो कितना तैयार है, बेड की उपलब्धता, अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस वक्त कितने बेड उपलब्ध होते हैं, क्या वो पर्याप्त हैं कि नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी क्या है। और इस पूरी कवायद में एक बात पर भी जोर दिया गया कि जो वैक्सीनेशन का मौजूदा कवरेज है, करीब 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं अब तक पूरे देश भर में, इसको और बढ़ाया जाए, इसकी संख्या में और बढ़ोतरी लाई जाए और विशेषकर जहां पर सेकेंड डोज या थर्ड डोज की जरूरत है वहां पर राज्य अपनी सहभागिता बढ़ाए। तो सरकार का एक ही लगातार यहाँ पर कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है। और राज्यों से अपील यह है कि जहां पर हॉटस्पॉट है, जहां जिन जिलों में या जिन इलाकों में कोविड के मामले ज़्यादा निकल के आ रहे हैं वहां अब तक जो नीति सबसे कारगर रही है सरकार की, यानी कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति, उसको और प्रभावी तौर पे लागू की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस सारी जानकारी हमको देने के लिए कि इस समय सरकार क्या सोच रही है, मॉक ड्रिल का मतलब क्या है। और दूसरा, बार बार सरकार ये चीज़ चता रही है कि देखिए डरने और घबराने की बात नहीं है, मामले बढ़ जरूर है लेकिन सरकार भी तैयार है। और इन्हीं मुद्दों पर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। आइए पहले उनका व्यू पॉइंट आपको सुनाते हैं, फिर दो डॉक्टर्स के साथ हम कनेक्ट होंगे और जरा इसको और एनालिसिस करेंगे। हमें सावधान रहना होगा, जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने होंगे, पर इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, अगर कोई किस्म का केसेस जो भी हो, इज इट कॉमन कोल्ड, मोर सीरियस कोल्ड, वी शुड टेक प्रिकॉशंस। और मैं समझता हूं कि सरकार जो है, हेल्थ मंत्रालय, वो सिचुएशन को कॉन्स्टेंटली रिव्यू कर रही है और उन्होंने कल परसों भी एक रिव्यू की है। और आई एम श्योर दैट all the arrangements are there. They will be having mock drills also, and the government is on top of this situation.
ठीक है, खुद सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टॉप ऑफ द सिचुएशन है, यानी कि हर चीज़ों को बहुत बारीकी से नज़र कर रही है। खुद हेल्थ मिनिस्टर ने इसी हफ्ते के अंदर 2 बार एक्शन टेकिंग मीटिंग कर चुके हैं और इस मामले की गंभीरता वो समझते हैं अच्छे से। और वैसे भी आपको पता है चुनावी साल है, बात सिर्फ बात चुनाव की नहीं है, बात हेल्थ की भी है, इसलिए सब चीज़ बिल्कुल सतर्कता से परखी और देखी जांची जा रही है। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर गौतम बंसाली जो कि मेंबर है कोविड टास्क फोर्स के, वो तो मेरे साथ जुड़ ही चुके हैं, और साथ ही अनिमेश आर्य भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के वो पल्मोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम जरा बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर बंसाली आपके पास आऊँगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज अपने समय दिया, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। सर देखिए, मामला 6000 केसेस का नहीं है, अगर देखा जाए तो बात बढ़ने की स्पीड से है। पिछले 1 हफ्ते में ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 3000 केसेस थे, अब ये 6000 आ गए हैं। अच्छा, लोग इसको भी समझते हैं क्योंकि इस चीज़ का उनके पास अनुभव है। ये मामला गंभीर कितना है ये आप ही बता पाएंगे? जहां तक नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की बात है, इट वाज एक्सपेक्टेड। एक चीज सबको समझनी पड़ेगी कि ये वायरल डिजीज है, वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है, फंगस नहीं है जो जड़ से खत्म हो जाता है। वायरस धीरे 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 कम होता है, उसका इफेक्ट कम होने लगता है। बट ये एक्सपेक्टेड था कि नंबर ऑफ केसेस मार्च अप्रैल मई में बढ़ सकते हैं, जो हो रहा है, जो हमको पहले से उम्मीद थी इसके बारे में। लेकिन इसकी जो पोटेंसी है, जो इसका इफेक्ट है, जो इसका लेथल इफेक्ट है या डेंजरसनेस है, वो कम होगी तो ऑलरेडी बहुत ही कम है। उसकी वजह से कोई नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। गंभीर परिणाम जिसको थे, जो सेकेंड वेव में हमको देखने को मिले थे, उस टाइप का बिल्कुल भी इस स्पाइक में, इस सर्ज में बिल्कुल भी नहीं है। 3 वेव आ चुकी है हमारे यहाँ पे, उसके बाद में कोई वेव है नहीं और अभी भी वेव आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यस, थोड़ा सा सर्ज, थोड़ा सा स्पाइक हो सकता है, लेकिन हम लोग सब उसके लिए तैयार हैं क्योंकि हमारी कंपनी में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है, डबल डोज बहुत अच्छी लगी है, बूस्टर भी बहुत अच्छी मात्रा में काफी लोगों ने लिया है। इसलिए अगर कोविड होता भी है तो डरने की बात नहीं, क्योंकि गंभीर नहीं आएंगे। अब तक जो मामले आ रहे हैं, हम लोग घर बैठे छोटा मोटा दवाई से ही ठीक कर रहे हैं, एडमिट करने की भी जरूरत नहीं के बराबर पड़ रही। ठीक है, आपने 2 बातें बताई हैं डॉक्टर बंसाली। एक तो पहली आप ये कह रहे हैं कि सेकंड वेव जैसा ये गंभीर तो नहीं है, फैटल नहीं है, तो लोगों के मन में ये डर होता है कोविड होगा, कहीं जान से हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। ये तो पहला पॉइंट आपने क्लियर कर दिया, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने और खुशी की बात भी बताई। दूसरी, आप ये बात बता रहे हैं कि वेव आने के चांसेस कम हैं, जैसे सेकंड और थर्ड वेव, फोर्थ वेव आने के चांसेस कम है। किसी भी देश में इस तरह की फोर्थ वेव को बहुत गंभीर या बहुत बड़े तौर पर हमने नहीं देखा, तो ये भारत में भी नहीं आएगी। इसके चांसेस आपको लग रहा है हिस्टोरिकली देख के कैसा नहीं होने वाला। ये दूसरी बात आपने बताई है। तीसरी बात आप बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर लोगों को अस्पताल भी नहीं पहुंचना पड़ रहा, छोटी मोटी दवाइयों से काम चल जाएगा। तो तीनों बातें आपने पॉजिटिव बताई हैं, लेकिन मामले बढ़ रहे थे, इसलिए इसका संज्ञान लेना ज़रूरी है। हम एक व्यू पॉइंट और ले लेते हैं। डॉक्टर अनिमेश आर्य भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार ज़रा बातचीत करते हैं। डॉक्टर आर्य, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मेरे को सिर्फ आपसे ये समझना है, क्योंकि इसी तरह के केसेस आपके पास सेकंड वेव में भी आए और थर्ड वेव में भी आते होंगे, अब भी कुछ कुछ केसेस आ रहे होंगे, लोग डरे हुए हैं। एक तो पहले मेरे को आपसे ये समझना है, दूसरा आप उनको क्या राय देते हो जब लोग ये कहते हैं कि उनको कहीं नज़ला है, जुकाम है, या उनके चेस्ट में कहीं पेन है, ऐसा कुछ है, तो आप उनको क्या पहले ही बोल देते हो कि कोविड का टेस्ट करवा के आओ, या फिर पहले छोटी मोटी दवाई देते हैं आप? एक और चीज़ सर, अगर ये मामला ज़्यादा बढ़ रहा है सिर्फ नंबर्स में और गंभीरता नहीं बढ़ रही, तो फिर हमको करना क्या चाहिए? सिर्फ छोटी मोटी प्रिकॉशंस ही रखनी चाहिए? धन्यवाद। सबसे पहले तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि नए केसेस सामने आए हैं, चूंकि पिछले 3 महीने से कॉमन वायरल फीवर, जिसको फ्लू जान रहे थे और H3N2 वैरायटी था, वो अधिक संख्या में पाया जा रहा था और बढ़ रहा था। और जहां उसकी तादाद कम हुई और नए केसेस सामने आए और थोड़े से उसके लक्षण सामान्य फ्लू से हल्के से अलग थे, तो हम लोगों ने उनको कोविड टेस्टिंग भी शुरू किया और काफी लोगों ने सेल्फ टेस्ट भी घर में करना शुरू किया। तो पता चला कि ये कोविड के केसेस हैं और फिर जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ये पता चला कि ये एक अन्य वेरिएंट है। तो जैसा सब लोग जब भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सामान्य खांसी, गला खराब, बुखार, शारीरिक दर्द या
कुछ स्पेसिफिक लक्षण जो पहले कोविड की फर्स्ट या सेकंड वेव में हमने देखे थे, जैसे कि अगर स्मेल नहीं आना या टेस्ट चला जाना, पर इसमें कुछ एक दो पेशेंट्स हमने ये भी देखे हैं जिनमें सुनाई देने की दिक्कत है या खांसी बहुत ज्यादा है और हल्की सांस लेने में दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में तो बहुत जरूरी होता है कि इसको कोविड हम टेस्ट कराएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसका हम ट्रीटमेंट सही ढंग से और जल्दी करें। जरूरी ये है कि इन लोगों को सही राय दें, इनको आइसोलेट करें, जिनसे इनकी वजह से जो संक्रमण हो सकता है दूसरे इनके साथ रहने वालों को या पब्लिक एट लार्ज, वो कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले तो टेस्टिंग की आवश्यकता संक्रमण रोकने और आइसोलेशन के लिए है और कोविड के इन्फेक्शन को जानने के लिए है। ट्रीटमेंट तो सामान्य जैसे कॉमन फ्लू का वही अभी है, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी केसेस इतने ज्यादा गंभीर नहीं है और हमारे हॉस्पिटल में भी चंद केसेस ही हैं, सिर्फ 5 या 6 केसेस हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनकी भी हालत ऐसी गंभीर नहीं है। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या इस संक्रमण को हम रोक सकते हैं या कोई ऐसी राय देना चाहें, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसा कि इतने 2.5 साल में सबने समझा, जाना और उसको अपनाया और लागू किया, वही दोबारा रीइटरेट या रीएम्फसाइज करना होगा। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, पर्टिकुलरली डायबिटीज 55 साल से अधिक या कोई और दवाई में है, तो वो इस तरह के संक्रमण से प्रयास करें। दूसरा आता है बूस्टर। जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया है वो जरूर बूस्टर लगवाएं। नहीं, ये बात आप इम्पोर्टेंट कह रहे हैं कि बूस्टर डोज ज़रूर लगवानी चाहिए। मैं बूस्टर वाले क्वेश्चन से ही एक बार आपके पास आना चाहूँगा डॉक्टर बंसाली। हर दवाई का ना कहते हैं अपना एक असर भी होता है और अपना एक समय भी होता है। जब हमने पहली बार टीका लगवाया था तो ये कहा गया था कि दूसरी बार आप 6 महीने के अंदर अंदर लगवा लीजिएगा। गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी ऐसी बनाई कि 6 महीने के अंदर आपको सेकेंड वैक्सीन लग गई। लेकिन बूस्टर में और सेकेंड वैक्सीन में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, क्योंकि इस बीच कोविड गुम हो गया था। तो लोगों ने भी लापरवाही की और डॉक्टर्स ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तो कोविड गैस हो गया। ये सर सर्कल टूट चुका है बूस्टर के लिए, या फिर अभी भी लागू है ये कि सेकेंड वेव के बाद ये बूस्टर लगवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ठीक है समय कितना भी क्यों ना हो गया हो? नहीं, आइडियली जो सिचुएशन है उसके हिसाब से फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और उसके बाद में जो प्रिकॉशनरी डोज लगी थी, बूस्टर डोज लगी थी, दैट वाज एनफ। मुझे नहीं लगता कि अभी हमको कोई एक और बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है। अभी तक जितने भी साइंटिफिक डेटा हमारे पास में आए हैं उसके हिसाब से एक बूस्टर डोज जो प्रिकॉशनरी डोज जिसे कहते हैं वो लगाने की जरूरत थी। और हमारे यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में लगभग बहुत कम हुआ है, लेकिन लगभग 28 करोड़ लोगों ने बूस्टर डोज लगाया है। 100 करोड़ के ऊपर लोगों ने सेकंड 2 डोज ले चुके हैं ऑलरेडी। सो मुझे लगता है कि इस बूस्टर डोज के बाद एक और बूस्टर डोज की जरूरत अभी तक फिलहाल जितने भी साइंटिफिक डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से शायद जरूरत नहीं है या जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा डॉक्टर बंसाली, एक चीज़ मेरे को आपसे ये समझनी है, जिन्होंने अभी तक बूस्टर नहीं लगवाया वो लगवा लें क्या अभी इसी समय? मान लीजिए जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वो अभी लगवा लें क्या बूस्टर? सर, कोविड के केसेस चाहे बढ़े या कम होए, बूस्टर डेफिनेटली लगवाना चाहिए। लोगों ने थोड़ा सा डिलाई बरती थी क्योंकि केसेस खत्म हो गए थे, अभी वापस आने लगे, तो अभी भी समय गया नहीं है। बूस्टर डोज जिन्होंने अब तक अगर नहीं लगाया तो डेफिनेटली बूस्टर डोज लगाना चाहिए। बिकॉज ऑफ वैक्सीन ओनली हमारे यहाँ पे थर्ड वेव का इफेक्ट नहीं के बराबर था। सेकेंड वेव में वैक्सीन आया था, थर्ड वेव में वैक्सीन लग चुका था अधिकतर लोगों को, उसकी वजह से ही ये वायरस का जो इफेक्ट है, जो पोटेंसी है, काफी कम हुई थी। सो बूस्टर डेफिनेटली लगाना चाहिए जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया। ठीक है डॉक्टर आर्य, मैं 1 मिनट के लिए आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक मार्केट में या फिर ये कहें समाज में एक चर्चा है, इस चर्चा का खंडन आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। वो ये है कि जब से मेडिसिन्स के लगे हैं, जब से इंजेक्शन लगे हैं, टीकाकरण हुआ है खासकर कोविड का, देश में जो हार्ट से जुड़ी हुई डिसीज़ हैं, यानी कि हार्ट अटैक होना, आजकल तो हार्ट अटैक नहीं होता, सीधा हार्ट अरेस्ट हो जाता है, आप एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये केसेस बढ़े हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते भी हैं और एक आम चर्चा है लोगों के बीच में। तो आप मेरे को ज़रा साइंटिफिकली बताइएगा कि ये कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम हुई है, इस वजह से हार्ट अरेस्ट हो रहा है, या फिर ये इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से हार्ट अरेस्ट हो रहा है?
हाँ, तो देखिए इसमें सबसे पहले कोविड के बारे में या कोविड से जो उपस्थिति या परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जब कोविड की सेकेंड वेव सबसे ज्यादा थी और लोगों के पास एक नॉलेज था या हमने भी देखा कि लोगों के ब्लड में क्लॉटिंग ज्यादा थी और उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। तो ये तो रहा कोविड की प्राइमरी डिजीज और उसके आफ्टर इफेक्ट या जो परिणाम एक कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज या कोविड जिनको साइलेंट हुआ उनके बाद उनमें क्या हार्ट अटैक्स या इस तरह की क्लॉटिंग की परिस्थिति ज्यादा हुई या वो बूस्टर वैक्सीन से हुई। तो ये बहुत सही ढंग से आईसीएमआर ने, डब्ल्यूएचओ ने और वर्ल्ड की जितनी भी अथॉरिटीज हैं वैक्सीन वाली, उन्होंने ये खंडित किया है कि जितने भी केसेस इस तरह के सामने आए वैक्सीन के बाद या बूस्टर के बाद, वो वैक्सीन या बूस्टर से कोई भी इनका सरोकार या लेना देना नहीं था। वो एक नॉर्मल अकरेंस थी, सिर्फ ये था कि वो चर्चित था इसलिए शायद ज्यादा असरदार रहा या असर सामने नजर आया। और एक और चीज में बहुत खास है कि 2 या 2.5 साल तक हम शायद दूसरी बीमारियों को एक तरह से भूल से गए थे। तो जब एकदम जो वॉइड था वो ओपन हुआ तो कई तरह के ऐसे केसेस जो लोग शायद डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे या घर में रह रहे थे, तो वो सडनली सामान्य से थोड़े ज्यादा नजर आए। तो ये तो रही एक क्लॉटिंग की बात। और हार्ट अटैक भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि केसेस उससे ज्यादा बढ़े, क्योंकि इससे लोग ज्यादा भयभीत होते हैं। और दूसरा जो बूस्टर लगाने की एक चेन है, जैसा डॉक्टर ने बताया कि बूस्टर एवं प्रिकॉशनरी डोज बहुत जरूरी थी और जो लोग नहीं लगा पाए हैं या जिन्होंने किसी वजह से नहीं लगाई है तो उनको भी लगाना चाहिए। तो उससे डरे नहीं। और कोई भी ऐसा मामला कि हार्ट अटैक्स का या क्लॉटिंग का बढ़ के सामने आया, देखिए हर एक लार्ज हर्ट या लार्ज मासेस में कोई भी अगर चीज प्रयोग होगी तो उसके कुछ ना कुछ अगर साइड इफेक्ट्स 0.001 या 1 प्रति लाख के आसपास होंगे तो वो हाईलाइट जरूर होंगे। और उसको एक सामान्य चीज नहीं मानना है और इससे हमें डरना नहीं है और बूस्टर से लगवाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली ये जो मानना है ये गलत है और प्रूव हो चुका है कि इससे लिंक नहीं। ठीक है, नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, इसलिए मैंने आप सवाल आपके सामने रखा क्योंकि देखिए ये इस बुलेटिन को हो सकता है काफ़ी सारे लोग देखें और इस देखने के बाद उनके मन में जो एक सवाल चल रहा होगा कि हम इंजेक्शन लगा लें, कहीं हमारी ऐसे तो नहीं है तबीयत और बिगड़ जाए, क्योंकि आसपास लोगों से सुनते हैं और बात नेगेटिव जल्दी फैलती है बजाय पॉजिटिव के। ये भी पुराना इतिहास ही रहा है। खैर एनी हाउ, लेकिन आपने अच्छे से क्लियर कर दिया कि सारी नोडल एजेंसीज जो जिस इंजेक्शंस को रिकमेंड्स करती हैं उन सब ने का ऐसा कुछ नहीं है। और आपने भी बात अच्छे से क्लियर किया है कि देखिए कई बार मेडिसिन के होते हैं साइड इफ़ेक्ट, लेकिन वो बहुत रेयर और बहुत परसेंटेज में छोटे होते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। आपको उस मेडिसिन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए अगर आपको सेफ्टी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बंसाली, एक चीज़ मेरे को आपसे और समझनी है, जब कई बार वेरिएंट चेंज होता था ना, आपको लास्ट टाइम ध्यान होगा सेकंड या थर्ड फेज में या फिर फर्स्ट फेज में भी गए थे, तो उस समय ये चर्चा हो रही थी कि अभी तो पहले बड़े लोग शिकार हुए हैं, बाद में बच्चों के ऊपर भी आ सकता है ये। तो फिर सरकार ने भी प्रिकॉशनरी 14 इयर्स की एज से डिसाइड कर लिया था कि इसको भी इंजेक्शन लगाया जाए, इनको भी मेडिसिन दी जाए। ऐसा कुछ आपको लगता है कि बच्चों को भी एक और डोज या इनको भी उसी तरह की बूस्टर की फैसिलिटी इस समय सरकार की तरफ से रिकमेंडेड है या लगाना चाहिए, या ऐसा कुछ एज ग्रुप को पर्टिकुलरली ज़्यादा हिट होने के चांसेस हैं, ऐसी कोई स्टडी? अभी तक जो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव आई थी, थर्ड वेव के टाइम में बहुत बड़ा डर सब जगह फैला था या लगा था कि शायद थर्ड वेव बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करेगी, बच्चों को बहुत तकलीफ दे सकती है। इसलिए हमने इनफैक्ट तैयारी के लिए मुंबई में पीडियाट्रिक जम्बो हॉस्पिटल भी तैयार किए थे, हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक बेड भी रेडी किए थे और पीडियाट्रिक टास्क फोर्स भी रेडी की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चों की इम्यूनिटी बड़ी अच्छी होती है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों में चाहे कोई भी वेरिएंट हो या वेरिएंट का सब वेरिएंट भी हो तो बच्चों में इतना कोई बड़ा नुकसान देगा या तकलीफ देगा, ऐसे अभी तक डेटा कहीं पर भी दिखे नहीं है। यस, वैक्सीन बच्चों में भी हेल्प कर रहा है, एज वाइज भी हेल्प कर रहा है, और जो एज पर द आईसीएमआर का गाइडलाइन वगैरह है, रिकमेंडेशन वगैरह, उस हिसाब से वैक्सीन लग भी रहे
और शायद हो सकता है कि एज थोड़ा सा और कम करके उनको भी वैक्सीनेशन चालू करेंगे और करना भी चाहिए। अगर रिकमेंडेशन आती है, जरूरत पड़ती है, या एज पर बॉडी वेट के हिसाब से भी चालू करना चाहिए, उसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वायरस की वजह से या इसके वेरिएंट या सब वेरिएंट की वजह से बच्चों में कोई नुकसान होगा, जो अब तक ये देखने को मिला नहीं। मुझे नहीं लगता कि आगे भी इस तरह की तकलीफ आ सकती है। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए क्लियर करना चाहता था क्योंकि इसके बारे में भी चर्चा थर्ड वेव में काफ़ी हुई थी, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि ये कहीं डेंजरस ना हो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपसे क्लैरिटी ले ली। डॉक्टर आर्य, एक चीज़ मेरे को आपसे और समझनी है। एक ना पुरानी कहावत है कि कोविड से घबराना नहीं, है ना, और कोविड तो एक बहाना है, बल्कि अपनी हेल्थ को सुधारना है। तो हेल्थ को सुधारने का मतलब सिर्फ इंजेक्शन या फिर दवाइयाँ नहीं है। हेल्थ को सुधारने का मतलब कि आपको स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, ईगो फ्री, कुछ ये फ्री अपने साथ जोड़ने होंगे। तो ये आप अपने सुझाव देते हैं जब आप उनको कोई मेडिसिन लिखते हैं, या फिर ये कहते हैं कि सिर्फ देखिए दवाई नहीं होगी, दवाई के अलावा ये चीज़ मैं आपको फ्री कर देता हूँ, आप ईगो फ्री हो जाओ, स्ट्रेस फ्री हो जाओ, तनाव मुक्त हो जाओ, योगा करो, और लोग कितना अमल करते हैं इस पर? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि जैसे डॉक्टरी एडवाइस दवाई के बारे में तो लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी इमीडिएट ज़रूरत है, नीड है कि तुरंत ठीक होना, अधिक बीमार नहीं होना, हॉस्पिटल में भर्ती होने की संभावना से बचना और तुरंत काम पे वापस जाना जल्दी ही। पर जो सेकेंडरी एडवाइस है प्रिवेंशन की, सबसे पहले तो एक बिजी प्रैक्टिस में या बहुत अधिक व्यक्तियों के देखने के उसमें बीच में ये एडवाइस प्रायः रह जाती है, या हम डॉक्टर लोग उसको बहुत अधिक सुचारू रूप से पेशेंट के अक्रॉस या उसके समक्ष रखने में कायम अच्छे नहीं रहते हैं और भूल जाते हैं या बहुत उसको साइड ट्रैक कर जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि सिर्फ मात्र कहना कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, योगा करिए, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का सेवन करिए, फ्रूट्स खाइए या ड्राई फ्रूट्स खाइए और वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, तो ये जब तक डायलॉग एक पेशेंट आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखता हो और उसको लगे कि हाँ मैं बीमारी से पूर्णतया ठीक दवाई से नहीं होगा, तो ये बहुत ज्यादा अक्रॉस नहीं हिट करती है। प्रायः जो मीडिया है और एक जनरल अवेयरनेस है और एक जनरल ट्रेंड है कि एक जागरूकता जैसे कोविड के बाद जागी कि भाई अपने आप को स्वस्थ रखना है और हेल्थ ही बीमारियों से बचाव। अगर हम सोचे कि हाँ बीमार हो जाएंगे और फिर ठीक हो जाएंगे तो गलत है। तो इसके लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं हेल्दी लिविंग के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, अच्छा खाना हो, टाइम से हमें काम करना है, टाइम से रेस्ट करना है, तो ये जरूरी है। तो कहते हैं कि कोई भी बीमारी का प्रिवेंशन जब तक एक मास मूवमेंट नहीं बने तब तक इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि देखा हमने कि हार्ट डिजीज के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में या डायबिटीज के बारे में, ये तीन बहुत प्रमुख एग्जांपल्स हैं। तो सिमिलरली हर एक बीमारी के साथ मॉडिफाइंग ऑफ द लाइफ एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ के हम इंडिकेशन या उसके सुझाव देते हैं। पेशेंट्स को अमल करने के लिए समय चाहिए, सोचने के समय चाहिए, और उसके साथ साथ अमल करके उनको एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखना चाहिए, तभी वो आगे उसको अपने जीवन शैली में ढाल सकते हैं। तो सभी डॉक्टरों के लिए, सभी पेशेंट के लिए जरूरी है कि हम इसके बारे में चर्चा करें और आगे बढ़ें। एक पुरानी बात था डॉक्टरी के पेशे में कही जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले ही अगर आप सूझबूझ से काम करेंगे तो फिर बाद में इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो देखभाल से आप पहले ही काम कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर बंसाली, एक चीज़ मेरे को आपसे समझनी है, ये सरकार ना 10 और 11 तारीख को एक मॉक ड्रिल करने जा रही है ताकि हॉस्पिटल की तैयारियों को चेक किया जाए और सरकार भी आश्वस्त हो जाए कि देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है। सर ये मॉक ड्रिल में होता क्या है, इसमें क्या क्या चेक किया जाएगा, एक तो ज़रा ये बता दीजिएगा, और दूसरा मेरे को ये बता दीजिएगा जिस हम एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर की बात बोलते हैं तो आपकी टास्क फोर्स में एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का मतलब क्या है वो भी जरा बता दीजिएगा। जी, पहले तो मैं आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके बारे में पूरे सबको पता लग चुका, बहुत बार इस बारे में डिस्कशन भी हो चुका, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आज की डेट में सबसे बड़ा मतलब है, जिस भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है,
उनको मास्क पहनना चाहिए, चाहे उसको कोविड है, चाहे उसको H1N1 है, चाहे उसको H3N2 है, या कोई भी वायरल डिजीज है या नहीं भी है। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो मास्क पहनना चाहिए। मास्क सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा वेपन है इन सब चीजों के लड़ने के लिए। दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए, जब जब जरूरत पड़ती है उसमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और तीसरा होता है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा इस वक्त वापस जरूरत है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली ऐसे लोगों को जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, कैंसर, हार्ट का डिजीज, इस टाइप के लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जिनको सर्दी जुकाम बुखार है वो उनको अगर जरूरी है जाना तो मास्क पहन के जाना चाहिए। ये एक बात कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की होगी, जो सबको एक न्यू नॉर्मल लाइफ है और सबको अपनी लाइफ में धारण करना चाहिए। दूसरा जो मॉक ड्रिल है, यस 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल में एक्चुअली हम लोग ये करते हैं कि सपोज अगर कोई पेशेंट आ गया कोविड का, जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम है या बहुत ज्यादा खराब है, जो भी कंडीशन में आता है, उसके लिए हमारे पास सारा अरेंजमेंट है या नहीं है, कहाँ से आएगा, एंट्री गेट क्या है, उसका एग्जिट क्या है, रिलेटिव कहाँ जाएंगे, पेशेंट कहाँ जाएगा, एम्बुलेंस कहाँ खड़ी करेगी, उनको वार्ड बॉय कहाँ रिसीव करेगा, लिफ्ट से कैसे आप वार्ड में लेके जाओगे, आईसीयू में लेके जाओगे, आईसीयू में आपके पास में बेड अवेलेबल है कोविड के अलग से, क्योंकि पूरा आइसोलेशन होता है। ऑक्सीजन आपके पास प्रचुर बराबर मात्रा में अवेलेबल है नहीं है, अगर उनको स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ती है, अगर पेशेंट को रेमडेसिविर देने की जरूरत पड़ती है, जो भी एसेंशियल ड्रग है जरूरत जो कोविड के हिसाब से, वो सारी आपके पास उपलब्ध है या नहीं है। सो मेन चीज है हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी, कोई भी पेशेंट रिफ्यूज नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल में। दूसरा जो है ऑक्सीजन वाले बेड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन सबसे बड़ा लाइफ सेविंग होता है कोविड के लिए, अगर ऑक्सीजन टाइमली मिल गया तो पेशेंट बच जाता है। तो तीसरा होता है जो मेडिसिन, चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, चाहे वो स्टेरॉइड हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, जो भी तरह का मेडिसिन जरूरत पड़ती है वो सारी अवेलेबल है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए एक तरह का ट्रायल रन चलता है, उसी को मॉक ड्रिल कहा जाता है। और हम लोग भी, बॉम्बे हॉस्पिटल के लोग भी 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल कर रहे हैं। हमारे साथ में मुंबई के लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी मॉक ड्रिल करके देख रहे हैं कि सारी तैयारियां बराबर है कि नहीं है। सो एन वक्त अगर पेशेंट आए, यू शुड नॉट फील कि हम क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉय सब लोग बराबर रहने चाहिए। ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं सर ये मॉक ड्रिल सक्सेसफुल हो और ऐसी नौबत ही ना आए कि मॉक ड्रिल के बाद हमको ड्रिल एक्चुअली में भी करनी पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर्या आपका आज समय देने के लिए, और डॉक्टर बंसाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने इस पूरे मैटर को समझाया, हमारे सामने रखा और ऐसे सवाल रखे, जवाब रखे जो सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए और बातचीत करने के लिए। नमस्कार।